तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ शील्ड की ऑफिशियल एपिसोड है, एपिसोड नंबर 172 टू 1। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन की टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है। वो लोग भी लॉन्ग हाउचेन है, हान्यू साथ ही साथ सांग फैंग फैंग का इंतजार कर रहे थे कि भाई कब ये लोग सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को लीक कराएंगे। यही बात है लिनिन यहाँ पर सीमा सियान से बोलता है। तभी अचानक से आसमान में काफी ज्यादा तेज से रोशनी फैलने लगती है। वो लोग भी शौक में देखकर आसमान में कहते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। और अचानक से वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल लाइट बीम आकर गिरते हैं और वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर फैल जाता है। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के फादर लॉर्ड सिंग्यू तुरंत उस एरिया में दिखाई देते हैं और अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस प्रेशर को उस पूरी जगह से हटा देते हैं। इसी के साथ नाइट टेंपल के बहुत सारे एल्डर्स इस एरिया में आ जाते हैं कि भाई चलो देखते हैं चमत्कार क्या हो रहा है। और इधर में लॉन्ग हाउचेन की टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है। वो भी काफी ज्यादा उत्सुकता सा आसमान में देख रहे होते हैं और वहां पर एक बंदा प्रकट होता है। गाइस होता है सांग फैंग फैंग। सांग फैंग फैंग ने अपने भी सील्ड डिवाइन थ्रोन को प्राप्त कर लिया है। उसके सील्ड डिवाइन थ्रोन का नाम है सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट है। और इसी के साथ हमें सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट को आसमान में दिखाया जाता है। वहां पर जो सांग फैंग फैंग होता है वह सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और आसमान में ये थ्रोन भी अपनी भयानक आभा को अनलिस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर जो सांग फैंग फुंग होता है वो काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारता है और फाइनली वह शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट पर जाकर बैठता है। काफी ज्यादा भयानक आभा फैल जाती है। इधर जो लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स होते हैं उन्हें भी शील्ड डिवाइन से छोटा मोटा फायदा होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर जैसे लिलिन है और यहाँ पर सीमा सियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं भाई तूने कमाल, हमें तुझ पर गर्व है। और इसी के साथ हमें इस एल्डर को दिखाया जाता है हान्यू के दादाजी को। वो भी आसमान में देख रहे होते हैं और वो एक रोशनी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये हान्यू होता है। हान्यू ने भी सील्ड डिवाइन थ्रोन को प्राप्त किया होता है और आसमान में काफी ज्यादा कूल सा दिखाई दिया होता है, जिसकी वजह से उसके दादाजी को उस पर काफी ज्यादा गर्व होता है और उन्हें वो सारी बातें याद आने लगती है कि हान्यू पहले कैसा था, कैसे वो लॉन्ग हाउचेन से मिला, कैसे उसने सारे एडवेंचर्स किए, कैसे उसकी पावर्स बढ़ी। और हमें यहाँ पर हान्यू के सील्ड डिवाइन थ्रोन के बारे में पता चलता है। उसके सील्ड डिवाइन थ्रोन का नाम होता है सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ फियर एंड सैडनेस है। और इसी के साथ हमें दो एंजल को दिखाया जाता है। पहली एंजल होती है फियर और दूसरी होती है सैडनेस है। यहाँ पर जो हान्यू होता है वो भी काफी ज्यादा कूल सी जाकर एंट्री मारता है और अपने सील्ड डिवाइन थ्रोन पर बैठता है। उसकी भी सील्ड डिवाइन थ्रोन है आसपास के एरिया में काफी ज्यादा भयानक आभा फैला रही होती है। यहाँ पर तो उसके दादाजी भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी लॉन्ग हाउचेन के दादाजी भी बोलते हैं कि अब हमें लॉन्ग हाउचेन का ही केवल इंतजार है, क्या सच में वह शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के टेस्ट को पास कर पाएगा। हे भगवान, अगर ऐसा हो जाता तो इस रियल में 6 शील्ड डिवाइन थ्रोन है और 6 शील्ड डिवाइन थ्रोन के मालिक होते और इंसानियत की पावर क्या हो जाती। सच में काफी ज्यादा भयानक है। लॉन्ग हाउचेन भी फादर भी बोलते हैं कि शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है सभी शील्ड डिवाइन थ्रोन में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। उसकी पावर्स क्या है किसी को भी आइडिया नहीं है। केवल हमें एंशिएंट टाइम में छोटी सी उसकी पावर देखने को मिली थी, जहां पर एक सोल बाहर आई थी। उसने 34 डेमन गॉड्स साथ ही साथ उस टाइम के डेमन गॉड्स एकदम खत्म करके रख दिया था। तभी यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन के दादाजी होते हैं वो आसमान में देखते हैं और कहते हैं वो क्या हो रहा है। और इसी के साथ हमें शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को दिखाया जाता है, जहां पर लॉन्ग हाउचेन उसके सामने खड़ा होता है और वहीं पर हम गॉड ऑफ क्रिएशन को भी देख पाते हैं। वहां पर जो गॉड ऑफ क्रिएशन होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन से बोलते हैं कि लॉन्ग हाउचेन है तुम काबिल हो सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को पाने के लिए, तुम सारे टेस्ट को पास कर चुके हो, तो आज से तुम इस शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के नए मालिक बन जाते हो और पावर के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो मैं तुम्हें शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। लॉन्ग हाउचेन भी गॉड ऑफ क्रिएशन को देखता है और आसपास अपने पावर्स को फील करता है। गॉड ऑफ क्रिएशन बोलता है कि आज से तुम नए मालिक हो शील्ड डिवाइन थ्रोन के। और इसी के साथ हमें इस दुनिया में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर हमें आसमान में एक शील्ड डिवाइन थ्रोन को चमचमाते हुए दिखाया जाता है।
वहां पर सीमा सियान बोलता है कि भाई वो देखो शील्ड डिवाइन थ्रोन है, क्या वो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है। और इसी के साथ हमें आसमान में शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को दिखाया जाता है जो उभर रहा होता है और काफी ज्यादा भयानक वहां पर एक लाइट फैलती है और धमाका होता है काफी ज्यादा। आसपास एरिया में स्पिरिचुअल पावर और प्योर आभा लाइट की आभा फैलने लगती है और इसी के साथ हमें वहां पर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे प्रकट होता है और उसके सामने खड़ा होता है लॉन्ग हाउचेन है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन भी याद करता है कि बचपन से केवल उसका एक ही सपना था शील्ड डिवाइन थ्रोन को प्राप्त करना और आज उसका सपना पूरा हो गया। मतलब बचपन से उसने काफी ज्यादा मेहनत की थी, हमेशा ही वह सोचता था कि वह शील्ड डिवाइन थ्रोन को प्राप्त करे। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन इन सभी बातों को सोचते हुए वह सीधे शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वह शील्ड डिवाइन थ्रोन के पास जाता है और वहां पर एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री लेता है और फिर हमें लॉन्ग हाउचेन के आसपास से एक अजीब सी आभा बनती है और वहां पर एक स्वॉर्ड का निर्माण होता है। गाइस ये स्वॉर्ड होती है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन स्वॉर्ड है। गाइस ये स्वॉर्ड वही है जब नहीं एंशिएंट टाइम में फर्स्ट डिमन गॉड ने अटैक किया था तो वहां पर एक सोल दिखाई दी थी और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड था और उसी स्वॉर्ड से उसने 34 डेमन गॉड है, साथ ही साथ उस टाइम के डेमन गॉड एम्परर को भी काफी ज्यादा घायल कर दिया था। तो गाइस इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन को भी ये स्वॉर्ड मिल जाती है जिसका नाम होता है और इसका नाम होता है स्वॉर्ड ऑफ क्रिएशन। और इसी के साथ हमें बाकी शील्ड डिवाइन थ्रोन के मालिक को दिखाया जाता है, वो लोग भी आसमान में अपने अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन को समन कर लेते हैं। यहाँ पर मास्टर यांग हायू भी आ जाते हैं आसमान में। गाइस एकदम हमें 6 शील्ड डिवाइन थ्रोन किसी 6 तारे की तरह चमक रहे होते हैं, स्पेस में ये लोग होते हैं। यहाँ पर जो मास्टर होते हैं हानियों के दादाजी वो भी काफी ज्यादा इस नज़ारे को देखकर खुश हो चुके होते हैं क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि 6 शील्ड डिवाइन थ्रोन के 6 मालिक हो। और इसी के साथ हमें शायर को भी दिखाया जाता है, वो भी लॉन्ग हाउचेन को शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को पाते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है। लॉन्ग हाउचेन की टीम मेंबर्स तो एकदम कमांडर कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। आसमान में 6 रोशनियां देख रहे हैं कितनी ज्यादा भयानक अपनी आभा को बिखेर रही होती है। ये आभा बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक अलग अलग टेम्पल्स तक जा रही होती है और यहाँ पर सभी लोग को जैसे नॉर्मल इंसान थे उनको फायदा भी पहुंचा रही होती है, तो इंसान भी काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है डीमन से छटे हुए एरिया के पास भी आभा पहुंच चुकी होती है जहां पर डेमन गॉड एम्परर को इन सारी बातों के बारे में आइडिया लगता है और इन सारी बातों को उसका बेटा बाप बता रहा होता है कि किसी ने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को हासिल कर दिया है। और आसमान में हमें 6 शील्ड डिवाइन थ्रोन दिखाई दिया, यानी इस एरा में 6 शील्ड डिवाइन थ्रोन के 6 मालिक आ चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को लॉन्ग हाउचेन ने हासिल किया है? क्या लॉन्ग हाउचेन अभी भी आई थिंक जिंदा है? हाँ, लॉन्ग हाउचेन जिंदा है, 100% कंफर्म हो फादर। तो क्या हमें फिर से इंसानों पर अटैक कर देना चाहिए? आप बस ऑर्डर दीजिए, फिर से हम इंसानों पर अटैक करेंगे और इस पर तबाह कर उन्हें रख देंगे। तो यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो फिर से शांति स्मृतार कहता है रहने दो, अब इस मामले को थोड़ा सा साइड रखो, मुझे ड्रीम स्टाइन में जाना है। उस मामले को निपटाने के बाद मैं पर्सनली इस मामले को हैंडल करूंगा। अभी मैं ड्रीम स्टाइन की तरफ जा रहा हूं। तो डेमन गॉड एम्परर का पैलेस तुम्हारे हाथों में है, तो पावर्स का सही से इस्तेमाल करना। और इसी के साथ हमें यांग वेंग साओ को दिखाया जाता है जो आता है और ग्रीट करता है मास्टर सभी एल्डर्स को यांग वेंग साओ का ग्रीट करता हूँ। तभी वहाँ पर जो चैनिंगर होती है वो भी दौड़ते दौड़ते यांग वेंग साओ के पास आती है और कहती है बाबू बाबू कैसे, अब तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वहाँ पर जो यांग वेंग साओ होता है वो चैनिंगर की तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं हैंडसम तो हूँ ही। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन के फादर होते हैं वो कहते हैं यांग वेंग साओ तुम इस मैटर पर बातें करने तो नहीं आए हो कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन है हानियो और जांग फेंग फेंग ने अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन को प्राप्त कर लिया, तो मैं अपना शील्ड डिवाइन थ्रोन तुम्हें अभी सौंप दूँ। तो वहाँ पर यांग वेंग साओ कहता अरे नहीं नहीं टीचर, मैं ऐसा नहीं करने आया हूँ। तो लॉन्ग हाउचेन के फादर भी हंसते हुए कहते हैं अरे मैं मजाक कर रहा था, अगर तुम्हें मेरी विरासत चाहिए तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तैयार होना या। तो वहाँ पर यांग वेंग साओ भी हमें सिर हिलाता है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन भी खड़ा होता है, कहता है सभी को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर टीम मेंबर्स भी बोलते हैं क्या आप किसी से मिलवाना चाहते हैं? क्या आपकी कोई नई बंदी वंदी आ गई है क्या? वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है चलो मजाक से हटके। और इसी के साथ वो तुरंत वहाँ पर एटिंग को बुला लेता है और कहता है ये रही एटिंग। एटिंग को
देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि पहले एटिंग छोटी सी थी लेकिन अब काफी ज्यादा बड़ी लग रही होती है। वहां पर लॉन्ग हाउचन बताता है कि उसने किस तरह से टेस्ट को पास किया, किस तरह से एटिंग को रिवाइव किया और एटिंग की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है एक सीरियस मैटर पर बात ही करना है, हमें तुरंत हायू की दुनिया के लिए निकलना होगा। तो लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स बोलते बॉस हायू की दुनिया के लिए अभी कोई इमरजेंसी आ गई है क्या? तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन बताता हाँ, यहाँ पर जो हायू का इवोल्यूशन है वो फाइनल फेज में पहुंच चुका है। हायू का फाइनल इवोल्यूशन जहाँ पर उसके 7वां और 8वां सिर बाहर निकलेगा, उसके लिए हमें हायू की दुनिया में जाना होगा। और इस बार का जो इवोल्यूशन होने वाला है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होने वाला है, काफी ज्यादा टाइम लगेगा और काफी ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि हायू की दुनिया के जो 10 सोरियन किंग्स हैं, जब तक नॉर्मल हायू का इवोल्यूशन हो रहा था नॉर्मल बंदे आ रहे थे, लेकिन इस बार हाई के एवोल्यूशन को रोकने के लिए पूरे 100 आर्मी आएगी, 10 सोवरियन किंग्स आएंगे, काफी ज्यादा खतरनाक ये बैटल होने वाली है। तो हमें इस बार काफी ज्यादा सीरियस होना होगा और काफी ज्यादा यहाँ पर ये एकदम इंपॉर्टेंट मैटर है। तो लॉन्ग हाउचन के फादर भी खड़े होते हैं और कहते हैं अरे लॉन्ग हाउचन तुम अभी सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का टेस्ट देकर आए हो और अभी जा रहे हो यार, थोड़ा सा रुक जाते। तो लॉन्ग हाउचन के दादाजी भी खड़े होते हैं और कहते हैं अरे यार मतलब लॉन्ग हाउचन के लिए ये मैटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हायू का अगर 7वां और 8वां सिर इवॉल्व हो जाएगा तो भाई वो कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और ऊपर से हायू के पास डेमन गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय करने की पावर भी है। तो हायू के इवोल्यूशन के लिए लॉन्ग हाउचन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना चाहिए। और इसी के साथ हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि कब डेमंस का अटैक हो जाए, क्योंकि डेमंस के पास भी ये खबर फैल चुकी होगी कि लॉन्ग हाउचन जिंदा है और उसके पास है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी इन क्रिएशन आ चुका है। तो लॉन्ग हाउचन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जितना स्ट्रांग होना होगा। तो वहां पर जो वांग युआनी वन होती है वो लॉन्ग हाउचन से बोलती है कि कैप्टन मैं भी इस बार लड़ने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हूँ। हम पिछली बार जब गए थे तो हम काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन इस बार उन सभी अनडेड को तोड़ ताड़ कर रखने के लिए तैयार हैं। लॉन्ग हाउचन की टीम मेंबर्स भी एकदम कहते हैं हाँ कैप्टन हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, इस बार फोड़ फाड़ कर रख देंगे। और इसी के साथ हमें हायू का सीन दिखाया जाता है। हायू भी अब अपने फाइनल इवोल्यूशन में होता है, यानी 7वां और 8वां सिर है। गैस आप लोग भी सोचेंगे 9वां सिर ना, तो गैस 9वां सिर मिस्ट्री है। चलिए यहाँ पर हमें हायू की दुनिया का सीन दिखाया जाता है। हायू की दुनिया में सभी अनडेड जागने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हायू फाइनल इवोल्यूशन होने वाला है ऑस्टिन ग्रीफ का, अभी तक वो मरा नहीं, जागो मेरे साथियों। और गाइस ये लड़की होती है डायन किंग है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है इस दुनिया में जितने भी अनडेड होते हैं, जितने भी पावरफुल क्रिएचर्स होते हैं, वो सारे जागने लगते हैं। इस दुनिया में टोटल 10 सोरियन किंग्स हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर चुकी है, जिसका नाम बोन ड्रैगन किंग है। वहां पर लॉन्ग हाउचन भी अपने फादर को बाय बोलता है और इसी के साथ वहां पर वो सारे लोग हायू वाले दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ हमें हायू वाली दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हायू तुरंत लॉन्ग हाउचन की बॉडी से बाहर निकलता है और वो लॉन्ग हाउचन को बताता है लॉन्ग हाउचन ये जो मेरा 7वां और 8वां सिर का इस बार इवोल्यूशन होगा वो अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल इवोल्यूशन होने वाला है और इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। लॉन्ग हाउचन होता है वो हायू से कहता है हायू तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीजों को हैंडल कर लूंगा, एक भी यहाँ पर जॉम्बी या कोई भी जो यहाँ पर डीमंस है तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसी के साथ वहां पर जो हायू होता है वो पहाड़ की चोटी वहीं होता है, उसी पर चला जाता है, एकदम भयानक भयानक उसकी बॉडी से आभाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। हायू अपना इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और जैसे हायू का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है इस दुनिया में जितने भी डेड आर्मी होती है साथ ही बहुत ही बड़ी बड़ी एकदम जॉम्बी की लहरें ऐसे जमीन के अंदर से निकलने लगती है, एकदम जमीन को फाड़ फाड़ एकदम खट खट कर निकलते भाई, इतनी बड़ी आर्मी बन जाती है ना, एकदम करोड़ों की आर्मी जैसे आने लगी। और ये सारे अभी जो निकल रहे थे ना वो ज्यादा पावरफुल नहीं, बस लेवल 5 लेवल 4 लेवल 6 ऐसे ही की जॉम्बी थे और इतनी बड़ी मात्रा में वो सीधे अटैक कर देते हैं। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन होता है वो तुरंत
अपनी पावर्स का यूज करता है और पूरे से बड़े इलाके में एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर देता है। ये जो सारे शील्ड होते हैं वो ज़ॉम्बी को रोक लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी टकराए जा रहे होते हैं, ऐसे एकदम ढेर खड़ा हो रहा होता है ना। वो देखो मैंने जो चारों तरफ शील्ड बनाई है उससे लगातार ये नॉर्मल जो लेवल 5 लेवल 6 के ज़ॉम्बीज हैं या डेड आप बोल सकते हो, वो भी आकर टकराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एकदम ढेर खड़ा होता जा रहा है और एकदम मतलब लाखों में आकर टकरा जा रहे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग किसी भी हालत में हायू के 7वें और 8वें सिर या आप बोल सकते हैं लास्ट इवोल्यूशन को होने नहीं दे सकते। हाँ, हायू के 9 सिर हैं और गैस आप ये समझ सकते हैं जो हायू का 9वां सिर है वही मेन विलन है और वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसको इवॉल्व करने के लिए हायू को इधर उधर जैसे इस दुनिया में आता है वैसे आने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आ जाएगा। आगे जब आप एपिसोड्स देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। इसी के बाद तो अब डेमन गॉड एम्परर का एकदम भयानक वाला फाइट होगा। तो यहाँ पर हमें लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो लिंग शुआन है, साथ ही साथ है वो स्पिरिचुअल स्टोवेटिंग को ऑर्डर देता है कि भाई यहाँ पर जितने भी नॉर्मल लेवल 6 लेवल 4 के ज़ॉम्बीज है ना उनको उड़ा दिया जाए। तो वहां पर जो लिंग शुआन होता है वह कहता है ठीक है कैप्टन, और इसी के साथ लिंग शुआन अपने पंखों को फैलाता और सीधे आसमान में दिखाई देता है और तुरंत वहां पर सन सीक्रेट कॉस्ट फायर टेक्निक का यूज करता है और आसमान में बहुत बड़ा सा आग का गोला बना तो मारता धाम से पूरा जितना भी नहीं वो ज़ॉम्बी या अनडेड की आर्मी होती है वो सारी की सारी खट 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 एकदम चलने उलने लगती हैं। एक ही झटके में 1 से 1.5 लाख मारे जाते हैं। वहां पर जो स्पिरिचुअल स्टोवेटिंग होती है वो भी तुरंत शील्ड से बाहर निकलती है और तुरंत अपने 12 पंखों को फैलाती है और अपनी बॉडी से भयानक पावर को अनलिस्ट करती है और सीधे ही वो आसमान में बहुत ही ज्यादा बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का निर्माण करती है। वो जो बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होती है वो तुरंत आसमान को चीरते आकर सीधे अनडेड की बड़ी सी आर्मी पर गिरती है। काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ब्लास्ट होता है और यह ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक झटके में 10 लाख से भी ज्यादा अनडेड मारे जाते हैं, एकदम खत्म ही खत्म हो जाते हैं। स्पिरिचुअल स्टोवेटिंग की पावर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हिल जाते हैं, लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स, और वो लोग भी कहते हैं भाई ये कैसे हो सकता है, एटिंग तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लिंग शुआन ने जो अपना सन सीक्रेट फायर टेक्निक का अटैक किया था वो अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था कि उसने केवल 1 से 1.5 लाख अनडेड की आर्मी को खत्म किया, लेकिन एटिंग ने अपना मारा जो अटैक भाई क्या ही 10 लाख तक साफ हो चुके हैं। यानी तो सच में एटिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ हमें एरिया जो साफ हुआ था ना अभी एटिंग और लिंग शुआन ने एकदम भयानक अटैक किया था, ज़ॉम्बी वॉम्बी को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर से वो सारे ज़ॉम्बीज पता नहीं कहां से आने लगते भाई, एकदम लहर आ रही थी धार धार। वो लोग किसी भी हालत में अगर रोक कर रहेंगे। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी अनडेड की आर्मी को देखता है। लॉन्ग हाउचन भी सोचता है कि भाई ये सारे जितने भी अनडेड की आर्मी है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और इन्हें रोकना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन पिछली बार वो जो अनडेड क्रिएचर आए थे, आपको याद है ना हायू का जब चौथा सिर रिवॉल्व हुआ था लास्ट में वो सारे क्रिएचर्स दिखे थे। लॉन्ग हाउचन उन्हीं से थोड़ा सा वेट कर रहा था कि भाई वही सबसे ज्यादा इस प्लैनेट के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर हैं। वहां पर लॉन्ग हाउचन को भयानक पावर्स महसूस होती हैं और यह आवाज जैसे पूरे एरिया में फैलती है। जितने भी अनडेड क्रिएचर जो इस समय शील्ड पर धाम धूड़ मारे जा रहे थे वो लोग भी तुरंत रुक जाते हैं और अपने घुटने पर आ जाते हैं। लॉन्ग हाउचन भी आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान में इस समय 10 क्रिएचर्स प्रकट होते हैं, मतलब 10 बंदे प्रकट होते हैं गाइस, और उनकी बॉडी से जो भयानक आभा निकलती है वो सच में काफी ज्यादा डेंजर थी। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी इन 10 बंदे के ग्रुप को देखता है। इनमें से 3 को उसने पहले देखा था जब हायू का चौथा सिर रिवॉल्व हुआ था, तो वहां पर 3 बंदे आए थे, लेकिन इनमें से इस बार जो 10 बंदे थे वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इनका जो लीडर जो सबसे आगे था उसकी पावर पहले से ही 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी भी पार हो चुकी थी और उसका नाम होता है डेड किंग। साथ ही साथ वो बोन ड्रैगन पर बैठा होता है, साथ में काफी ज्यादा भयानक आभा को अनलिस्ट कर रहा होता है। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स होते हैं वो भी अपनी भयानक पावर को अनलिस्ट करते हैं, दिखाते हैं कि भाई देखो हम लोग भी तुमसे कमजोर नहीं है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन अपनी पावर्स को बढ़ाकर और फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो चारों तरफ ऐसे नहीं सील लगी हुई थी जो हायू और सबकी रक्षा कर रही थी ताकि कोई भी हायू के एवोल्यूशन में एकदम इंटरफेयर ना कर सके। यहाँ पर जो 10 बंदे आए थे वो भी लॉन्ग हाउचन की टीम की पावर्स को महसूस करते और कहते हैं मानना पड़ेगा सच में इनकी टीम सबसे भी कमजोर नहीं है, क्यों गाइस इनके में एक बंदा था जो डेड किंग, वो 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी, और जो सबसे लोएस्ट था वो 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी। वहां पर जो डेड किंग होता है वो लॉन्ग हाउचन की टीम मेंबर्स की तरफ देख कर कहता है कि आखिर तुम लोग ऑस्टिन ग्रीफ के विकास में रक्षा क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग जानते हो कि ऑस्टिन ग्रीफ विनाश और बर्बादी का प्रतीक है?
तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। हम किसी भी हालत में ऑस्टिन ग्रिफ का फाइनल इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होने दे सकते। हमारे रास्ते से हट जाओ वरना हम तुम्हें भी खत्म कर दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी उनकी तरफ देखता और कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम क्या बातें करो, लेकिन ऑस्टिन ग्रिफ यानी हायू मेरा दोस्त है और वो मेरा विश पार्टनर है और मेरे भाई की तरह है, और मैं उसके विकास को कंप्लीट होने में जो भी बाधाएं आएंगी उन सभी बाधाओं का सामना करूंगा। अगर तुम लोग हायू के इवोल्यूशन में इंटरफियर करते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लॉन्ग हाउचेन की पावर्स और लॉन्ग हाउचेन की बातों को सुनकर समझ जाते हैं वो लोग भी कि भाई लॉन्ग हाउचेन पीछे नहीं हटने वाला है। और गाइस ये जो 10 क्रिएचर्स आए थे जिनमें से पहला था ये आपका डेड किंग और दूसरा था आपका शैडो किंग, तीसरा थी आपका ये बोन ड्रैगन किंग। ये जो ड्रैगन था गाइस वो भी एक काफी ज्यादा पावरफुल है डेड किंग के साथ ही है। साथ ही साथ तीसरा विच किंग, केव स्पाइडर किंग, जॉम्बी किंग और ऐसे बहुत सारे, मतलब 10 लोग थे। हम 10 का नाम क्या बताऊं। तो यहाँ पर दोनों टीमें लड़ने के लिए तैयार होती हैं। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो यांग वेंगसाओ और डुआनी से बोलता है, यांग वेंगसाओ डुआनी तुम लोग फॉर्मेशन में रहकर इधर देखना कि हायू के पास कोई पहुंच ना पाए, और टीम के बाकी लोग है, मैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो डेड किंग है, साथ ही साथ उसका वो बोन ड्रैगन किंग, उसके साथ फाइट करता हूँ। तुम लोग जाओ और बाकी से एक एक अपोनेंट चुन लो। वहां पर लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबरशिप भी अपने अपने हथियार निकाल के एकदम तैयार हो जाते हैं कि चलो कैप्टन हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद दोनों टीमों के बीच में धड़ाधड़ एकदम फाइट, एकदम मुंह उठाकर पटक रहा है, ये उठाकर पटक रहा है। इधर हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो तुरंत अपने यूनिक कान को बुला लेता है और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड को लेकर धाम से उस बोन ड्रैगन किंग, वो बड़ा सा ड्रैगन होता है जिस पर आपका डेड किंग बैठा होता है, उसके साथ घमासान फाइट करने लगता है। एकदम फाइट हो रहा होता है। यहाँ पर ये जो डेड किंग होता है वो भी लॉन्ग हाउचेन की पावर देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है, क्योंकि इसने लॉन्ग हाउचेन की पावर का आइडिया लगा लिया था कि भाई लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम है 4 लाख से बेसी है और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख से बेसी है, पर फिर भी ये बंदा मुझसे एकदम टक्कर पर टक्कर ले रहा है। और लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपना सन एंड मून शील्ड भी निकाल लेता है, धाम धुड़ंग एकदम भयानक फाइट करता है और वहां पर वो जो डेड किंग साथ ही साथ उसका जो ड्रैगन होता है उसको भी पीछे ढकेल देता है। यह देखकर वो डेड किंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता कैसे, ये कैसे हो सकता है, मेरी पावर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ वो अपना डोमेन एक्टिवेट करता है। उसके डोमेन का नाम होता है जजमेंट ऑफ डेड आर्मी डोमेन है और उसके भयानक एकदम काली कलर की ऐसे डोमेन पावर अनलिश होती है और वह सीधे लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता है। वहां पर लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने लाइट गॉड डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। लॉन्ग हाउचेन का लाइट गॉड डोमेन तुरंत उसके डोमेन को दबा देता है। यह देखकर वो डेड किंग तो एकदम हिला का हिला रह जाता है कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, पर वो हार नहीं मानता और तुरंत वो अपने ड्रैगन के साथ मिल जाता है और उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसका ड्रैगन भी गाइस से 4 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी से ज्यादा उसकी पावर थी, 7 लाख वो पैसे था, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो बंदा। डेड किंग है अपने हाथ में ब्लैक कलर की और काली सी स्वॉर्ड लेकर सीधे लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचेन है और उसके बीच में खड़ा मगर स्वॉर्ड भयानक फाइट होती है जिसमें लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी महसूस करता है कि भाई सच में ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग हाउचेन भी सोचता है चलो आज मैं पहली बार सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का यूज करने वाला हूं। उसी के साथ लॉन्ग हाउचेन है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का यूज कर देता है। जैसे लॉन्ग हाउचेन सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का यूज करता है आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल बड़ा सा सील डिवाइन थ्रोन प्रकट होता है। लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा कूल सजाकर उस सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी पर बैठता है और लॉन्ग हाउचेन की पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो पहली बार सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर्स का यूज करने वाला था। यहाँ पर ये जो डेड किंग होता है जो अपने ड्रैगन के साथ जुड़ा था भाई, उसे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर जो सोल है वो एकदम कांप रही है, उसके अंदर सोल बुझने वाली है। क्योंकि गाइस ये जो डेड किंग था, जितने भी इस दुनिया में क्रिएचर्स हैं वो सभी अनडेड हैं, यानी पहले ही मर चुके हैं, लेकिन वो फिर से ज़ॉम्बी की तरह रिवाइव हुए हैं। तो यहाँ पर अनडेड किंग भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और अपनी पहली सोल को स्टेबल करता है कि भाई उसकी सोल को कुछ ना हो जाए। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। सच में आगे की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है क्योंकि लॉन्ग हाउचेन जैसे ही हायू का 8वां सिर रिवॉल्व कराएगा उसके बाद डायमंड गॉड एम्परर तो अटैक कर देगा, भयानक फाइट होगी। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।
तो गाइस ये वीडियो होने वाला है लॉन्ग हाउचेन के बिस्ट पार्टनर हायू का फाइनल इवोल्यूशन पार्ट 2, जहां पर हायू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे बनने से केवल एक ही कदम दूर होगा, यानी वो अपने 7वें और 8वें सिर को इवॉल्व करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो अनडेड किंग के साथ फाइट कर रहा होता है, और अनडेड किंग ने अपने बोन ड्रैगन जो उसका ड्रैगन था उसके साथ जुड़कर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अनडेड किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही 7 लाख होती है और उसका जो बोन ड्रैगन होता है वो भी 5 लाख होती है, यानी मान लीजिए उसकी पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तो वहां पर लॉन्ग हाउचेन ने यूज किया था शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन, और लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा खतरनाक सा कूल सा अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर जाकर बैठता है। इधर ये जो अनडेड किंग होता है वो भी लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से जो इस समय पावर्स है और शील्ड डिवाइन थ्रोन की पावर्स को महसूस करके एकदम कांप जाता है। उसकी पूरी आत्मा भी समझ ली एकदम कांपने लगती है। जहां पर जो ये अनडेड किंग होता है वो भी लॉन्ग हाउचेन की इतनी ज्यादा प्योर हवा को देख कर कहता है कि आखिर ये बंदा ऑस्टिन ग्रीफ के एवोल्यूशन में हेल्प क्यों कर रहा है। इस बंदे की बॉडी से तो काफी ज्यादा प्योर हवा निकल रही है, ये बंदा पागल हो चुका है क्या? ऑस्टिन ग्रीफ को इस दुनिया में फिर से रिवाइव कर रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं ऑस्टिन ग्रीफ के इवोल्यूशन को रोक कर रहूंगा। और इसी के साथ है अनडेड किंग की बॉडी से और भी ज्यादा भयानक भयानक काली काली हवा निकलने लगती है। वो अपनी काली तलवार उठाता और सीधे ही लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता, और इस बार उसी काली तलवार इतना भयानक अटैक मारती है ना लॉन्ग हाउचेन पर। लेकिन लॉन्ग हाउचेन शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यूज करता है और अपनी सामने गोल्डन कलर की ऐसे सुनहरी शील्ड बना लेता है। पूरा ऐसे सुनहरा शील्ड एकदम लगता है ना अनडेड किंग का अटैक है तो थोड़ी बड़ी दरारें आती है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन तुरंत शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर्स का यूज करता है और अपना हाथ की अंगुली से 9 रंगों वाली बीम को सीधे उस अनडेड किंग के स्वॉर्ड पर छीट करता है। अनडेड किंग के स्वॉर्ड से जैसे ही लॉन्ग हाउचेन की वो 9 रंगों वाली बीम टकराती है वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और अनडेड किंग धड़ाम से जाकर पीछे गिरता है। अनडेड किंग भी देखता है कि भाई लॉन्ग हाउचेन का ये जो हथियार है यानी शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन, उसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो लॉन्ग हाउचेन को ऐसे नहीं हरा पाएगा। अनडेड किंग को मिलाकर जो 10 बंदे आए थे जो इस समय लॉन्ग हाउचेन की टीम मेंबर्स से फाइट कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो अनडेड किंग होता है वह सभी से बोलता है कि यहाँ पर इस बंदे की टीम मेंबर्स पर ज्यादा समय व्यतीत मत करो, ये लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग ऑस्टिन ग्रीफ के इवोल्यूशन को कंप्लीट करवा पाए। तो यहाँ पर तुम बस इन्हें चकमा दो और जाकर ऑस्टिन ग्रीफ के इवोल्यूशन को भंग कर दो। हम किसी भी हालत में फाइनल इवोल्यूशन होने नहीं दे सकते। मैं इस बंदे को रोकता हूँ। और इसी के साथ है अनडेड किंग और उस बोन ड्रैगन किंग दोनों जुड़े हुए थे ना, उन दोनों की आत्मा प्रज्वलन होने लग, मतलब वो अपनी आत्मा की एनर्जी का यूज करता है और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा भयानक बढ़ जाती है। अनडेड किंग के हाथ में 2 बड़ी बड़ी काली काली तलवारें आ जाती हैं और सीधे ही वो लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी तुरंत शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर्स का यूज करता है और उसके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड दिखाई देती है और ये स्वॉर्ड शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की होती है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन और उस अनडेड किंग के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी एकदम पूरा जान लगाकर इस अनडेड किंग के साथ फाइट नहीं कर रहा होता कि भाई इसे मारू डालूंगा, खत्म ही कर डालूंगा। लॉन्ग हाउचेन अनडेड किंग को केवल रोक रहा था कि भाई वो हायू के इवोल्यूशन में बाधा ना डाले, क्योंकि यही हायू का फाइनल इवोल्यूशन होता है। उसके बाद हायू इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। तो लॉन्ग हाउचेन भाई इस पर क्या जानलेवा हमला करे कि भाई मार कर रहूंगा, एकदम जान लगा दे। क्योंकि अगर लॉन्ग हाउचेन ऐसा करता है तो दोनों पक्ष को नुकसान होगा। तो लॉन्ग हाउचेन फालतू में मैटर नहीं करना चाहता था, सिंपल सी यही बात थी। और फिर हमें शायर को दिखाया जाता है। यहाँ पे जो शायर होती है वो शैडो किंग के साथ फाइट कर रही होती है। बोन ड्रैगन किंग है और अनडेड किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यही बंदा होता है शैडो किंग। शैडो किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 6 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के आसपास होती है। शायर और शैडो किंग के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की धाम धुड़म बैठे चली होती है। शायर अपना बड़ा सा वो दरांती उठाती है और सीधे ही शैडो किंग के ऐसे बीच में बॉडी पर धाम से मारती है। शायर का वो जो दरांती होता है वो सीधे शैडो किंग को ऐसे चीर कर रख देता है। लेकिन यहाँ पर शायर देखती है कि उसकी दरांती शैडो किंग की बॉडी कैसे आर पार चली गई है, शैडो किंग की बॉडी से खून नहीं निकला है। तो गाइस यहाँ पर जो शैडो किंग है वो पूरा शैडो से ही बना हुआ है, उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है कि भाई लगेगा कटो तो खून बहेगा। यहाँ पर जो शैडो किंग होता है वो अचानक से शायर को चकमा देता है और जहाँ पर हायू का इवोल्यूशन हो रहा था उस एरिया के 100 मीटर के अंदर टेलीपोर्ट करता है और सीधे ही हायू के इवोल्यूशन में बाधा डालने के लिए उस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला होता है।
लेकिन यहाँ पे जो सैर होती है वो तुरंत अपने डेड गॉड डोमेन की पावर्स का यूज करती है और धड़ाम से एक झटके में गायब होती है और सीधे शैडो किंग के सामने आ जाती है और अपनी बॉडी से भयानक डेथ एनर्जी को अनलिश करते हुए अपने कटाना और मतलब डेड गॉड डोमेन की पावर्स का यूज करते कितना ज्यादा पावरफुल अटैक करती है ना कि इस बार जो शैडो किंग होता है वो धड़ाम से जाकर पीछे मतलब घसटते फसटते जाता है। शैडो किंग भी सैर की पावर्स को देखता है। यहाँ पर जो सैर होती है वो भी हायू के एवोल्यूशन को देखती है और कहती है भाई ये शैडो किंग तो चकमा दे रहा है और इसी के साथ शायद तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी को निकाल लेती है और हायू का एवोल्यूशन जिस एरिया में हो रहा था टावर ऑफ इटर्निटी को पूरा ऐसे फैला देती है। और आप भी जानते हैं टावर ऑफ इटर्निटी कितना ज्यादा हाई लेवल का वेपन है, उसे तोड़ना तो लमसम नामुमकिन है। और इसी के साथ टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर जो 12 होली गार्ड्स थे उन्हें भी सैर बाहर निकाल लेती है और उन्हें ऑर्डर पास करती है कि अगर यहाँ पर कोई भी हाई के एवोल्यूशन में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसे खत्म कर दिया जाए। वो 12 होली गार्ड्स भी कहते हैं ठीक है मास्टर्स, और वो लोग भी अपने अपने हथियार लेकर एकदम लड़ने उड़ने के लिए मुद्रा में तैयार हो जाते हैं। और फिर शायर और शैडो किंग के बीच में एकदम फाइट होने लगती है, भाई ये गायब हो रहा है वो गायब हो रहा है। और इसी के साथ हमें स्पिरिचुअल स्टोव 18 को दिखाया जाता है जो अपनी किंग्स ऑफ शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए 10 शोरियन किंग में से तीसरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ ब्लेम है भयानक और आइकॉनिक लेवल की बैटल कर रही होती है। लॉन्ग हाउचन शायर और एटिंग ये लोग जो बैटल कर रहे होते हैं उसमें अपने दुश्मन पर भारी पड़े होते हैं। लेकिन हमें यहीं पर सीन शिफ्ट किया जाता है वांग युआन की तरफ। वांग युआन अपने शील्ड के साथ स्केलेटन किंग के साथ फाइट कर रही होती है, जहाँ पे जो स्केलेटन किंग होता है वो वांग युआन पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा होता है क्योंकि स्केलेटन किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी 4.5 लाख के बराबर होती है और वांग युआन की स्पिरिचुअल एनर्जी आई थिंक 2 लाख से भी कम है, मतलब 2 लाख के आसपास ही है। लेकिन वांग युआन की जो ढाल है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ढाल एकदम चमक रही होती है, बहुत ज्यादा भयानक फाइट हो रही होती है। और इधर हमें हानियू को दिखाया जाता है जो अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड फॉगनेसने का यूज कर रहा होता है और वह ज़ॉम्बी किंग के साथ फाइट कर रहे होता है। यहाँ पर जो हानि होता है वो भारी पड़ रहा था क्योंकि इसके पास शील्ड डिवाइन थ्रोन है तो भाई ये पक्का ही भारी पड़ेगा। और इसी के साथ हमें सांग फैंग को दिखाया जाता है, वो भी शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड नॉलेज का यूज करते हुए अपने अपोनेंट के साथ फाइट कर रहा होता है। उसका अपोनेंट होता है किंग ऑफ हेल। यहाँ पर जो सांग फैंग होता है उसके हाथ में एक बड़ा सा हैमर होता है और शील्ड होता है और धड़ाम धड़म मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक फाइट हो रही है। लॉन्ग हाउचन के केवल कुछ ही टीम मेंबर्स बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें पहला था लॉन्ग हाउचन, दूसरी से शायर, तीसरी थी एटिंग और चौथा था आपका हानि और पांचवा था सांग फैंग लेकिन लॉन्ग हाउचन के जो बाकी टीम मेंबर्स थे वो लोग अपोनेंट टीम से हार रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अपोनेंट टीम के बंदों की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है, जहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो सभी टीम मेंबर्स को सिग्नल भेजता है कि भाई हमें यहाँ पर केवल कुछ समय तक और रोकना होगा, जैसे हायू का एवोल्यूशन खत्म होता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो हमें एक बार इन्हें चकमा देना होगा। और फिर हमें वांग युआन और स्केलेटन किंग के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो स्केलेटन किंग होता है उसने अपने हाथ में ऐसे बड़े बड़े 2 एकदम स्केलेटन से बने हुए चाकू लिया होता है, चाकू अब तलवार भी बोल सकते हैं। उसी के साथ सीधे वांग युआन पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और वांग युआन को धड़ाम दे जाकर पीछे वांग युआन गिरती है। और यहाँ पर जो स्केलेटन किंग होता है वो इसी मौके का फायदा उठाता है और वांग युआन पर एक काफी ज्यादा जानलेवा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे उसका अटैक वांग युआन को लग पाता अचानक से ही सांग फैंग है यानी वांग युआन का आई थिंक इसका लवर है ना भाई, वह तुरंत वांग युआन के सामने आ जाता है और वो अपने शील्ड का यूज कर देता है। मतलब उसका शील्ड कोई नॉर्मल नहीं बल्कि वह शील्ड थी शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड नॉलेज की शील्ड है, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड थी, जिसकी वजह से वह स्केलेटन किंग के अटैक को रोक लेता है, स्केलेटन किंग को पीछे ढकेल लेता और कहता है वांग युआन संभल कर और बढ़िया से फाइट करो। और इसी के साथ सांग फैंग फिर से ही अपने अपोनेंट जो उसका अपोनेंट होता है किंग ऑफ हेल उसके साथ फाइट करने में बिजी हो जाता है। यहाँ पे जो वांग युआन होती है वो कहती है बहुत हो चुका और सीधे अपना बड़ा सा शील्ड ऐसे जमीन पर ठाम से मारती है और उसके आसपास 7 ऐसे क्रिस्टल घूमने लगते हैं। वांग युआन 7 क्रिस्टल को उससे शील्ड में लगा देती है और भयानक पावर शील्ड से अनिल होने लगती है। वांग युआन तुरंत वार गॉड की इनहेरिटेंस की पावर्स का यूज करते हैं और वांग युआन के पीछे एक काफी ज्यादा बड़ी सी भयानक सी आकृति प्रकट होती है। वांग युआन अपने शील्ड को उठाती है और सीधे इस बार स्केलेटन पर जो अटैक करती है, भाई क्या ही अटैक होता है। इस बार वांग युआन स्केलेटन किंग को धो धाने लगती है और फिर हमें लिंग शुआन को दिखाया जाता है। गाइस जो लिंग शुआन होता है उसके अपोनेंट का नाम होता है लोथ किंग है।
लोथ किंग भी एक काफी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट होता है लिंग सुआन के लिए। लिंग सुआन इधर अपनी भयानक भयानक फायर फिनिक्स का यूज कर रहा होता है, भयानक बड़े बड़े गोले बना रहा होता है और उस लोथ किंग पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन लोथ किंग के हाथ में एक लोहे की जंजीर होती है और उस पर एकदम पूरा फायर लगी होती है। उसी का चला चला वह लिंग सुआन के हर एक अटैक को गोला वाला जो भी आ रहा था काट पीट दे रहा था। लिंग सुआन और उस लोथ किंग के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल चलती है। पहले तो लोथ किंग अपने फायर वाली जंजीरों के साथ लिंग सुआन पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन वहां पर जो लिंग सुआन होता है वो सन सीक्रेट फायर टेक्निक का जब यूज करता है। और गाइस सन सीक्रेट फायर टेक्निक वही सीक्रेट टेक्निक है जिसके रिसर्च में लिंग सुआन के मदर और फादर की डेथ हुई थी। तो भाई जब लिंग सुआन इस टेक्निक का यूज करता बड़े बड़े ऐसे फिनिक्स आग के गोले, मतलब इतनी ज्यादा भयानक बैटल करता है कि वो लोथ किंग जो उसका बड़ा सा एकदम नहीं जंजीर था, जंजीर को ही तोड़ ताड़ कर रख देता है और वह लोथ किंग एक हाथ भी काट देता है। मतलब वो जोम्बी था तो जोम्बी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लोथ किंग को, और धड़ाम से जोम्बी को उठाकर पटक देता है और कुछ ही सेकंड के अंदर समझिए जो लोथ किंग पर वो भारी पड़ चुका होता है। लेकिन यहाँ पर जो लिंग सुआन होता है उसने अपनी काफी ज्यादा पावर्स का यूज कर लिया होता है, तो अब वो लड़ने की हालत में नहीं बचा होता है। लेकिन लोथ किंग अभी भी लड़ने की हालत में होता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। हाँ ये वीडियो छोटी थी, लेकिन गाइस ये वीडियो छोटी नहीं बल्कि मैंने इसमें 5 चैप्टर्स पढ़े हैं। ये फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा ना उसमें पूरी फाइट्स को कवर कर दूंगा। मैंने नहीं सोचा, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था कि ये फाइट इतनी ज़्यादा लंबी होगी। मैंने 5 चैप्टर्स को पढ़ा तो देखा अभी और 4-5 चैप्टर्स में पूरी फाइट्स हैं। तो मैं बढ़िया सा एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारी फाइट्स को, अच्छी खासी फाइट्स को केवल कवर करूँगा। उसके बाद स्किप कर मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हायू का 7वां और 8वां शेर पूरी तरह से इवॉल्व हो जाएगा। तो गाइस ये वीडियो होने वाला हायू का फाइनल इवोल्यूशन पार्ट 3, जिसमें जो हायू है उसका फाइनल इवोल्यूशन होगा और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से केवल एक ही कदम दूर होगा। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो इस समय अनडेड किंग के साथ फाइट कर रहा होता है। अनडेड किंग ने अपनी आत्मा का प्रज्वलन कर दिया था, मतलब वो अपनी आत्मा की शक्ति का यूज कर रहा था ताकि वो लॉन्ग हाउचेन का जो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है उसके साथ फाइट कर सके। दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल चल रही होती है, जहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह सील डिवाइन थ्रोन की पावर्स का यूज करते हुए तुरंत उस अनडेड किंग को पीछे ढकेल देता है। अनडेड किंग भी शॉक में लॉन्ग हाउचेन के ऊपर देखता और कहता है भाई इसका जो सील डिवाइन थ्रोन है उसने लॉन्ग हाउचेन को एक अजीब सा आर्मर प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन का जो डिफेंस था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। साथ ही साथ पीछे से उस सील डिवाइन थ्रोन उसे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से अब लॉन्ग हाउचेन की जो पावर्स थी वो बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुकी थी और वो अनडेड किंग को भी पीछे ढकेल दे रहा था। गाइस यहाँ पे जो अनडेड किंग है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख है और उसका जो बोन ड्रैगन किंग है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 5 लाख है। और गाइस ये दोनों ही जुड़ चुके हैं तो इनकी पावर लमसम 9 लाख 9.5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंच चुकी है। और गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई 7 लाख प्लस 5 लाख जोड़ा जाए तो 12 लाख होता है ना। तो गाइस ये लोग कंबाइन हुए तो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में थोड़ी सी नहीं उतार चढ़ाव होता है। साथ ही साथ 12 लाख का स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब है वो लोग गॉड रियलम से भी आगे जा चुके हैं। अब यहाँ पर ऐसे 12 कल्टिवेटर्स को खड़ा कर दिया जाए जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 1 लाख है, तो क्या वो लोग 8 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी वाले कल्टिवेटर के साथ फाइट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे गाइस। यही सेम केस यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं डेमन गॉड एम्परर का, जो 6 टेम्पल्स हैं उसमें भी 2-3 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लीडर्स भी पड़े हुए हैं। ये लोग अगर डेमन गॉड एम्परर पर एक साथ मिलकर अटैक करे तो भी डेमन गॉड एम्परर एक के झटके में इन लोग को उड़ा देगा। इसी के साथ हमें अनडेड किंग को दिखाया जाता है। अनडेड किंग भी कहता है बहुत हो चुका और इसकी बॉडी से भयानक भयानक काली आभा फूट पड़ती है। उसके माथे पर अजीब सा ऐसे सिंबल दिखाई देता है और तुरंत उसकी डोमेन की पावर डोमेन ऑफ अनडेड है, तुरंत भयानक गति चलनी होने लगता है और वहां पर एक अजीब सा ऐसे डोमेन ऐसे मतलब काला काला धुआं फैल जाता है और उसी धुएं की वजह से वहां पर लॉन्ग हाउचेन का जो लाइट गॉड डोमेन होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन भी अपने लाइट गॉड डोमेन को डीएक्टिवेट होता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये क्या, मैं अपने लाइट गॉड डोमेन की पावर्स का यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और इधर हमें अनडेड किंग को दिखाया जाता है। अनडेड किंग भी कहता है भाई तू कितना ज्यादा सपोर्ट लेकर मुझसे फाइट करेगा,
जाएगा, इसलिए मैंने तेरे लाइट गॉड डोमेन को डीएक्टिवेट कर दिया। देख, जब एक कल्टीवेटर 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर जाता है तो उसके पास एक क्षमता आती है कि वो अपने से लो लेवल वाले कल्टीवेटर की डोमेन की पावर को बंद कर सकता है। तुम्हारी जो पावर्स है वो इन बाहरी हथियारों द्वारा बढ़ी है, सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन, और जो तुम्हारे पास वेपन्स है उनकी वजह से तुम्हारी पावर्स बढ़ी है। लेकिन तुम्हारी अभी भी कल्टीवेशन है 4 लाख से 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के बीच में ही है, और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख से भी ऊपर है। इसीलिए मैंने अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करते हुए तुम्हारी डोमेन की पावर डीएक्टिवेट कर दिया है। हाँ, एक इस टेक्निक का नुकसान भी है कि मैं भी अपनी डोमेन की पावर्स यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे डोमेन की पावर को कम करने की वजह से तुम्हारी भी पावर काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और इसी के साथ अनडेड किंग फिर से लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। दोनों के बीच में फिर से भयानक लेवल की बैटल चलती है, जहां पर जो अनडेड किंग होता है वो लॉन्ग हाउचन के साथ एकदम टक्कर से टक्कर फाइट कर रहा होता है। लॉन्ग हाउचन इस समय सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी की क्रिएशन की भी पावर्स का यूज कर रहा होता है। लॉन्ग हाउचन कहता है तो ठीक है रुक जा, और वह सीधे अनडेड किंग से स्वाड मारता है धड़ाम से, जिसकी वजह से अनडेड किंग जाकर पीछे गिरता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है चलो, और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन ने जिस समय स्वाड पकड़ी होती है उसे रख लेता है, और तुरंत उसके हाथ में चमचमाती हुई स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को दिखाया जाता है। तो गाइस, ये सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की वही स्वॉर्ड है। आपको याद होगा एंशिएंट टाइम में जब डीमंस ने एकदम इंसानियत पर पूरी तरह से एकदम खत्म करने वाले थे, तो आसमान से सील्ड डिवाइन थ्रोन गिरा था, और सील्ड डिवाइन थ्रोन से एक आत्मा बाहर निकली थी जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी, और उसी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसने उस समय 34 डेमन गॉड्स को खत्म कर दिया था। और उस टाइम का जो डेमन गॉड एम्परर था उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे डेमन्स को पीछे हटना पड़ा था। तो गाइस, लॉन्ग हाउचन इसी स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यूज करता है, और लॉन्ग हाउचन इस स्वॉर्ड से एक टेक्निक को परफॉर्म करता है। इस टेक्निक का नाम होता है रिकर्शन ऑफ ऑल थिंग है। अब जब लॉन्ग हाउचन स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन से इस टेक्निक को परफॉर्म करता है और इस टेक्निक से सीधे ही उस अनडेड किंग पर अटैक करता है, तो अनडेड किंग को एक अजीब सा इल्यूजन दिखाई देता है, जहां पर उसे हरियाली, प्रकृति, पेड़ पौधे, ये सारी काफी ज्यादा खूबसूरत नेचर की चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पे जो अनडेड किंग होता है वो भी इन चीजों को देखकर एकदम हिल जाता है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रुक भी जाता है। जो लॉन्ग हाउचन का ये स्वॉर्ड टेक्निक फॉर्म होता है, रिकर्शन ऑफ ऑल थिंग है, ये सारा दृश्य दिखाते हुए काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक है। अनडेड किंग से जाकर टकराता है, लेकिन अनडेड किंग तुरंत होश में आता है और अपनी पूरी पावर सोर्स यूज करते एक बड़ा सा शील्ड बनाता है, और उससे वजह से वो रुक तो जाता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा चोटें वोटें लगी होती है। अनडेड किंग फिर से खड़ा होता है और लॉन्ग हाउचन की तरफ देख कर कहता है तुम्हारी ये स्टॉर्च टेक्निक को परफॉर्म करने से जो दृश्य दिखा वो क्या चीज थी? क्या तुम जिस दुनिया से आए हो वो इस दुनिया में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और वो तुम्हारी दुनिया अभी भी इतनी ज्यादा खूबसूरत है? वहां पर लॉन्ग हाउचन हमें सिर हिलाता और कहता है हम उसे प्रकृति बोलते हैं। तो वहां पर जो अनडेड किंग होता है वो ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी बॉडी पर अजीब से 18 ऐसे अजीब से प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा काली काली आभाएं निकलने लगती है। अनडेड किंग गुस्से में जोर से दहाड़ कर चिल्लाता है ऑस्टिन ग्रिफ को अब मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। आखिर हमारी क्या गलती थी? हम ऑस्टिन ग्रिफ को कभी भी रिवाइव नहीं होने देंगे। और इस बार वो जो अनडेड किंग होता है भाई, उसकी बॉडी से क्या ही पावर्स निकल रही थी। अब वो एकदम समझे फुल फॉर्म में आ चुका होता है। अब वो थोड़ा भी अपनी पावर्स को हाइड नहीं कर रहा होता है, और वो जोर से चिल्लाता है मेरे सभी साथियों, हमें ऑस्टिन ग्रिफ के इवोल्यूशन को रोकना होगा। और ये जो इंसान के बंदे और टीम मेंबर्स आए हुए हैं वो लोग हमें डीले करवाना चाहते हैं ताकि ऑस्टिन ग्रिफ फाइनली इवॉल्व कर सके। तो तुम इस इंसान के टीम मेंबर्स को मारो मत, बस उन्हें हराओ और साइड करो, और अपनी इस आर्मी को जितने भी यहाँ पर अनडेड बचे हुए जैसे ना लेवल 6 लेवल 7 के जितने भी अनडेड हैं उनको लीड करो और जाओ ऑस्टिन ग्रिफ के एवोल्यूशन को किसी भी हालत में बाधित करो। हम उसे रिवाइव नहीं होने दे सकते, हमें ऑस्टिन ग्रिफ को मारना होगा। और इसी के साथ अनडेड किंग से बॉडी से अजीब सी पावर निकलते हैं। जितने भी अनडेड होते हैं उनकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अनडेड किंग इस समय अपनी पूरी पावर से लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचन भी अपने स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के साथ अनडेड किंग से फाइट करता है, और लॉन्ग हाउचन भी महसूस करता है कि वह इस समय शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यूज कर रहा है। लेकिन अनडेड किंग का गुस्सा और बदले की भावना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वह शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन, लाइट गॉड डोमेन इस समय लॉन्ग हाउचन सन एंड मून शील्ड अपनी पूरी पावर्स लगा रहा होता है, तो भी उसे अनडेड किंग से अजीब सा दबाव महसूस हो रहा होता है। लॉन्ग हाउचन भी सोचता है कि भाई अब इस अनडेड किंग को क्या हो गया।
और फिर हमें चैनिंगर को दिखाया जाता है। चैनिंगर डायन किंग के साथ फाइट कर रही होती है और गाइस डायन किंग इन्हीं 10 सोवर्जियन किंग्स में से एक था और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 4 लाख के आसपास होती है। चैनिंगर ने बहुत सारे पोर्टल्स ओपन कर लिए होते हैं। पोर्टल से बहुत सारे लेवल 9 के बिस्ट आए होते हैं और वो सीधे डायन किंग पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन डायन किंग बहुत सारे अटैक से धड़ धड़ मतलब कुछ ऐसे गोली नहीं दाग रहा होता है धड़ धड़, जिसकी वजह से बिस्ट भी एकदम खतरनाक से उड़ने लगते हैं। चैनिंगर और डायन किंग के बीच में काफी ज्यादा आइकोनिक लेवल की बैटल होती है, जहाँ पर चैनिंगर अपने बिस्ट गॉड डोमेन है और चैनिंगर के पास वो अजीब सा कपड़ा भी था जो चैनिंगर को काफी ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है। चैनिंगर का उसका भी यूज करती है, लेकिन यहाँ पर जो डायन किंग होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो चैनिंगर के साथ फाइट आउट कर चैनिंगर के सभी पोर्टल्स को भी खत्म कर देता है और चैनिंगर को दूर पटक देता है। और वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी जो नहीं नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे यार, उनको लीड करता है और सीधे हायू की तरफ बढ़ने लगता है। और हमें किंग ऑफ लोथ को दिखाया जाता है। उसने भी हमारे लिंग स्वान के साथ फाइट किया था, लेकिन उसने लिंग स्वान को पीछे ढकेल दिया था। वो भी अब डायन किंग के साथ हो जाता है। साथ ही साथ हमें वांग युआनिवन को दिखाया जाता है जो किंग ऑफ ब्लेम के साथ फाइट कर रही थी और उसने अपने वार गॉड की भी पावर्स को एक्टिवेट किया था। लेकिन गाइस यहाँ पर जब अनडेड किंग ने अपनी बहुत सारी पावर्स अपने सबऑर्डिनेट में बांटी थी, तो जिसकी वजह से ना इन सभी की पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और यहाँ पर किंग ऑफ ब्लेम भी अपनी आर्मी को लीड करता है और सीधे हायू की तरफ बढ़ने लगता है। यानी इस समय 3 सोरियन किंग्स है जिनकी पावर्स लमसम 4 लाख से 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी एक एक बंदे की है। वो लोग हायू के एवोल्यूशन में बाधा डालने के लिए आगे बढ़े होते हैं, जिनमें से पहला होता है आपका किंग ऑफ लोथ है, दूसरा होता है डायन किंग और तीसरा होता है आपका ये किंग ऑफ ब्लेम है। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं और इस समय हायू को गार्ड कर रहे होते हैं यांग वेंग साओ और डुआनी। और इन लोग की स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है, इसलिए लॉन्ग हाउचे ने इन लोग को हायू की सुरक्षा में रखा होता है कि भाई जो भी नॉर्मल बीस्ट अगर मतलब ज़ॉम्बी बच के चले गए तो उन लोग को संभाल लेना। लेकिन यहाँ पर 3 सोरियन किंग्स बड़े होते हैं जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 3 से 4 लाख पार हो चुकी थी। भाई वो लोग कैसे संभालेंगे? यांग वेंग साओ और डुआनी भी अपनी अपनी हथियार लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गाइस पिछले एपिसोड में मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया कि जो सायर है उसने टावर ऑफ इटर्निटी का यूज करते हुए हायू को ढक दिया था। नहीं, उसने टावर ऑफ इटर्निटी को बुलाया था और उसके अंदर से जो 12 होली गार्ड्स थे, 12 होली गार्ड्स को जो शैडो किंग था, शैडो किंग के साथ भी एक बहुत ही बड़ी ज़ॉम्बी की आर्मी थी। मतलब यहाँ पर जितने भी 10 सोरियन किंग्स है ना, उनके पास समझे बड़ी सी ज़ॉम्बी की आर्मी थी। सारे ज़ॉम्बी कहाँ जाएंगे, उन्हीं की आर्मी थी समझे। तो शायर ने अपने 12 होली गार्ड्स को इन सभी को हराने के लिए भेज दिया था। तो शायर के जो 12 होली गार्ड्स होते हैं वो आर्मी के बीच में एकदम धड़ धड़ मारे जा रहे होते हैं और इधर में शायर को दिखाया जाता है जो शैडो किंग के साथ फाइट कर रही होती है। और शायर भी देखती है कि भाई ये तीनों किंग्स हायू के एवोल्यूशन में बाधा डालने के लिए बढ़े हैं। तो शायर भी बोलती है बहुत हो चुका और इसी के साथ वो अब अपनी ट्रू पावर को अनलिश करती है। शायर के हाथ में एक कमल दिखाई देता है। शायर का गाइस ये डोमेन टेक्निक होता है, डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन है। और गाइस से ये शायर की एक डोमेन टेक्निक है जो गॉड इलेक्ट्रोलस द्वारा शायर को पास किया गया था। और आप भी जानते हैं गॉड इलेक्ट्रोलस ने जाने से पहले अपनी बहुत सारी पावर्स को, डेथ एनर्जी को शायर को दिया था और ये सारी अनडेड के खिलाफ मतलब जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनको तबाह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कामयाब आती है। मतलब उनके अंदर जो नई ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनके अंदर सोल एनर्जी होती है। ये सोल एनर्जी को डेथ एनर्जी में कन्वर्ट कर डायरेक्ट शायर एब्जॉर्व कर सकती थी, जिसकी वजह से शायर की पावर्स भी इंक्रीज होने लगती है। और यहाँ पर जितने भी इस समय फाइट आउट हो रही थी वो सारे अनडेड ही थे, शायद 10 सोरियन किंग हो कुछ भी हो। इधर जो शायर होती है वह कहती है बहुत हो चुका और इसी के साथ शायर अपनी बॉडी से भयानक सा डेथ एनर्जी अनलिस्ट करती है। वो ऐसे कमल उसके हाथ में दिखाई देता है, दूसरा टावर ऑफ इटर्निटी। और शायर इन दोनों पावर्स का यूज करती है और अपनी अपोनेंट शैडो किंग के साथ जो शायर कभी से लगातार धुड़म धुड़म फाइट चल रही थी उसको एक ही पल के अंदर खत्म कर देती है। मतलब टावर ऑफ इटर्निटी जैसे जो शायर के पीछे दिखाई दिया था उससे जो शायर को पावर्स मिली थी और शायर की वो कमल वाली डोमेन टेक्निक उससे भी जब शायर को पावर्स मिली थी ना, जिसकी वजह से शायर इतना पावरफुल स्ट्राइक मारी होती है कि वो जो शैडो किंग होता है भाई 20 से कट गया होता है और इस बार उसकी जो सोल एनर्जी होती है वो भी खत्म हो जाती है। सीधे कहने का यह मतलब है कि जो 10 सोरियन किंग्स में से दूसरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था उसको शायर ने काट कर रख दिया है। साथ ही साथ शायर शैडो किंग की सारी पावर्स को अपनी बॉडी
के अंदर एब्सॉर्ब भी कर लेती है और इसी के साथ सायर एक झटके में गायब होती है। और हायू के इवोल्यूशन को रोकने के लिए जो ये 3 सोरियन किंग्स आगे बढ़े होते हैं उनके सामने आकर चली जाती है। और इस समय सायर के हाथ में उसका बड़ा सा कटाना होता है और पीछे टावर ऑफ इटर्निटी दिखाई दे रहा होता है। और साथ ही साथ सायर ने दूसरे हाथ में अपनी कमल वाली वो टेक्निक यूज की होती है। सायर कहती है बहुत हो चुका। और इसी के साथ जब सायर ऐसे कमल वाली टेक्निक को आसमान में भेजती है, कमल काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जितने भी अनडेड की ज़ॉम्बी की आर्मी थी सबकी सोल एनर्जी, सबकी धड़ धड़ पावर्स खींचने लगता है वो कमल और डायरेक्ट सायर की बॉडी में भेज रहा था। सायर जितना पावर्स को एब्जॉर्व कर पा रही थी, नहीं तो वो सारी पावर्स टावर ऑफ इटर्निटी में ट्रांसफर कर देती ताकि टावर ऑफ इटर्निटी में उस पावर को स्टोर कर ले। क्योंकि इतनी ज्यादा ज़ॉम्बीज की आर्मी थी, सायर की पावर धड़ धड़ बढ़ने भी जाती है। और जितनी भी ऐसे ज़ॉम्बी आर्मी थी जो इस समय लड़ने के लिए हायू के इवोल्यूशन को रोकने के लिए आगे बढ़े थी, भाई वो लोग खटखट गिरते जा रहे थे। अभी तक लॉन्ग हाउचन के जितने भी टीम मेंबर्स थे वो बहुत सारे कम ज़ॉम्बीज को मार पा रहे थे क्योंकि उन्हें सोल एनर्जी बुझाना था। लेकिन सायर अपनी ये डेथ वाली डोमेन टेक्निक का यूज करते कमल दिखाई दे रहा था, सारी सोल एनर्जी खींच लेती है। मतलब एक ही झटके में इतना भयानक वहां पर तबाही मच जाती है कि सभी के सभी ज़ॉम्बी खत्म होने लगते हैं। जो 3 सोरियन किंग्स होती है जिनके सामने सायर आ चुकी थी और उसका कमल ऐसे आसमान में गोल गोल घूम रहा था, सबकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। 3 सोरियन किंग्स को भी एहसास होता है कि भाई उनकी सोल एनर्जी खिंचती जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी लग जाएंगे। और शायर उनकी लगा भी देती है। 3 सोरियन किंग्स जो आगे बढ़े थे उनमें से 2 को मारकर वैसे ही खत्म कर देती है। और मतलब शायर इतना भयानक तबाही मचा दी थी ना, जो अभी तक ज़ॉम्बीज और 10 सोरियन किंग्स है ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग हाउचन की टीम पर भारी पड़ेंगे। भाई वो लोग भागने उगने लगते हैं। जो 10 में से आपके पास 7 ही बचे हुए थे, 7 ही भी शायर की इस अजीब सी एकदम एब्जॉर्व करने वाली पावर को देखकर एकदम डर जाते और कहते भाई इस बंदी के पास कितनी ज्यादा प्यूरिफिकेशन की पावर है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी अब जो अनडेड किंग के साथ फाइट कर रहे होता है, शायर की प्यूरिफिकेशन एनर्जी पूरे बैटल ग्राउंड में फैली थी, सभी को इफेक्ट डाल लेती है। अनडेड किंग को भी इफेक्ट डालते हैं, उसकी भी पावर्स कम होने लगती है। लॉन्ग हाउचन है इसी मौके का फायदा उठाता है और अनडेड किंग को पीछे पीट पाट कर रख देता है और धड़ाम से पटक देता है। लॉन्ग हाउचन भी शायर के पास उतरता है और गाइस ये लॉन्ग हाउचन का प्लान होता है। उसने कहा था कि शायर तुम्हारे पास ये जो प्यूरिफिकेशन की पावर है वो ज़ॉम्बीज के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होगी और तुम चाहो तो पूरी ज़ॉम्बी की ऐसी आर्मी को कर दोगी। लेकिन हम इसका एकदम मेन पॉइंट पर यूज करेंगे जहां पर हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचेगा और हायू का एवोल्यूशन बाधित होने वाला रहेगा। तब तक हम लोग फाइट उइट करेंगे। इसका रीजन हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि शायर ने इतनी ज्यादा ज़ॉम्बीज की पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया था ना कि वो सारी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर समा भी नहीं पा रहे थे, उसको चक्कर वक्कर भी आने लगा था। शायर समझे इस समय लिमिट पर पहुंच चुकी थी, सारी पावर्स वो टावर ऑफ इटर्निटी में भेज रही थी ताकि वहां पर वो स्टोर रहे। वो भी इतने ज्यादा अनडेड की पावर को संभाल नहीं सकती थी। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो शायर के पास आता है और उसको रोकता और कहता है रुक जाओ शायर, यहाँ पर शांत हो जाओ। शायर भी अपनी सारी टेक्निक्स को वापस ले लेती है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो उन 10 सोरियन किंग्स में से अब 7 सोरियन किंग्स बचे थे, 3 को शायर ने निपटा दिया होता है। तो उनकी तरफ देख कर कहता है कि देखो भाई हम तुम्हें जान से मारना नहीं चाहते, हम यहाँ पर केवल अपने बेस्ट पार्टनर ऑस्टिन ग्रीफ का इवोल्यूशन कराकर यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। देखो यहाँ पर तुम्हारे 10 में से 3 बंदे मर चुके हैं, अगर हम चाहें तो तुम पूरे लोग को भी खत्म कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो प्यूरिफिकेशन की पावर है वो तुम्हें इतनी ज़्यादा कमजोर कर देगी और शायर के यहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा अब्जॉर्व ना कर पाए, लेकिन तुम्हारी पावर जितनी कम हो जाएगी ना मतलब हम लोग तोड़ ताड़ कर रख देंगे। तो भाई चुपचाप पीछे हट जाओ। तो गाइस आगे क्या होता है वो सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।
तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हायू का फाइनल इवोल्यूशन है, जहां पर उसके 7वां और 8वां शरीर इवॉल्व हो रहा है और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से केवल एक ही कदम दूर है। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में 10 सोरियन किंग्स को दिखाया जाता है, जिनमें से अब केवल 7 ही बचे होते हैं। 3 को तो शायर ने खत्म कर दिया होता है और शायर का वो कमल डोमेर ऑफ प्यूरिफिकेशन टेक्निक आसमान में ऐसे घूम रहा होता है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ने उन बचे हुए 7 सोरियन किंग्स को ऑफर दिया था कि भाई देखो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम हायू के इवोल्यूशन में बाधा मत डालो। अगर हायू का फाइनल इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो मैं हायू को लेकर चुपचाप अपनी वापस दुनिया में चला जाऊंगा। हायू इस दुनिया में कोई भी तबाही नहीं मचाएगा और तुम लोग को भी साथ कोई भी बुरा व्यवहार या लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, और ये मैं पक्का वादा करता हूँ। तभी वहाँ पर जो डायन किंग होता है वो लॉन्ग हाउचेन को रोकता और कहता भाई रुक जा, तू ऑस्ट्रियन ग्रीफ की तरफ से वादा करने वाला होता कौन है? अगर ऑस्ट्रियन ग्रीफ पूरी पावर्स को हासिल कर लेता है और हम जो बचे हुए उन्हें भी खत्म कर देता, हमारी दुनिया को भी जो थोड़ी सी भी बची हुई है उसे भी खत्म कर देता है, मतलब तू किस तरह से वादा कर सकता है कि भाई ऑस्ट्रियन ग्रीफ यहाँ पर तबाही उबाही नहीं मचाएगा? तो वहाँ पर जो उनका मेन बॉस होता है बोन ड्रैगन किंग, वो भी कहता हाँ भाई बताओ कि किस तरह से तुम बोल सकते हो कि जो ऑस्ट्रियन ग्रीफ है वह तुम्हारी बातों को मानेगा? हम तुम्हारे वादे पर तो ऐसे विश्वास नहीं कर सकते ना। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिखाता है। लॉन्ग हाउचेन के माथे पर ऐसे हायू का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट वाला सिंबल दिखाई देता है। वहाँ पर बचे हुए जितने भी सोरियन किंग्स होते हैं वो यह देखकर काफी ज्यादा हिल जाते हैं और कहते हैं भाई ये कैसे हो सकता है? ऑस्ट्रियन ग्रीफ ने एक इंसान के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वो लोग काफी ज्यादा हिले हुए थे। तो वहाँ पर जो बोन ड्रैगन किंग होता है वो ऑस्ट्रियन ग्रीफ के साथ लॉन्ग हाउचेन का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट देखकर अब थोड़ा सा ना शांत हो जाता है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा सम्मान से बात करता और कहता है हे आदरणीय ह्यूमन किंग लॉन्ग हाउचेन, मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूं और चलिए आपने जो हमसे वादा किया है कि आप ऑस्ट्रियन ग्रीफ के इवोल्यूशन को कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसे यहाँ पर चुपचाप लेकर चले जाएंगे और ऑस्ट्रियन ग्रीफ यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ठीक है, हम आपका वादा का सम्मान करते हैं और हम भी पीछे हटते हैं और हम भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि ये इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप चुपचाप ये सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन भी अब हाँ में सिर हिलाता है। तो वहाँ पर जो बोन ड्रैगन किंग होता है वो फिर से एक बार हमारी हायू की तरफ देखता है जिसका इवोल्यूशन हो रहा था और उसकी आंखों में अभी भी डर होता है। और फिर वह अपने सभी बंदों जितने भी 7 सोरियन किंग्स बचे हुए थे और जितनी भी ज़ॉम्बी अनडेड आर्मी थी वो उन सभी को पीछे लेकर हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी अपने डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को फिर से वापस रख लेता है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन को काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ने डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर्स का काफी ज्यादा भारी मात्रा में यूज किया था। लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी अभी लमसम 4 लाख के पास है। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि वह डिवाइन थ्रोन का इतना ज्यादा भयानक पावर यूज करे। बोन ड्रैगन किंग है, साथ ही साथ उसका जो ड्रैगन है वो लोग जब जुड़े थे तो उनकी पावर 9 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंच गई थी। लॉन्ग हाउचेन इतना ज्यादा भयानक फाइट कर रहा था तो समझो थकान वकान तो नहीं थी। लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स आकर सपोर्ट करते हैं और इसी के साथ हमें शायर को दिखाया जाता है। शायर ने बहुत सारी ज़ॉम्बीज की सोल को एब्जॉर्व किया था और डेथ एनर्जी को भी एब्जॉर्व कर उन सभी एनर्जी को जितना हो सके उतना एब्जॉर्व कर पाई थी और बाकी को टावर ऑफ इटर्निटी में सेंड कर दी थी। तो शायर भी अब आराम से कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाती है और वो सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्व करने लगती है। इसी के साथ शायर की कल्टीवेशन पावर काफी ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज होने लगती है और फिर हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है। अब ये सारे लोग हायू के इवोल्यूशन को देख रहे होते हैं और फिर हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें प्रीस्ट टेम्पल के आसपास से एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक ड्रैगन काफी ज्यादा भयानक फाइट कर रहा होता है और उस ड्रैगन से आकर एक अटैक काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से टकराता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन धड़ाम से नीचे गिरता है। वो जो ड्रैगन होता है वो फिर से खड़ा होता है और आसमान में उस बंदी की तरफ गुस्से में देखता है और गाइस हमें दिखाया जाता है ये होता है डेमन गॉड एम्परर फेंगशु। और इसी के साथ हमें इस ड्रैगन के बारे में पता चलता है जो एक एल्फ ड्रैगन है और इस पूरे रियलम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन भी आप बोल सकते हैं। इसकी स्पिरिचुअल पावर 9,80,000 है। भाई समझ रहे हैं, गॉड का जो रैंक होता है इस रियलम के हिसाब से वो 10 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और इस ड्रैगन की जो पावर है वो 9,80,000 तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर हमें पहली बार डेमन गॉड एम्परर और इस ड्रैगन के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है।
मतलब आपने पहले देखा होगा डेमन गॉड एम्परर एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारता था और एक दो अटैक में सभी को ऐसी की तैसी कर देता था। बट यहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ी अच्छी खासी बैटल चली होती है, लेकिन यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर फेंग शू इस एल्फ ड्रैगन पर भारी पड़ा होता है और वह ड्रैगन पर ही काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे उसे पीछे ढकेल देता है। धाम से जाकर वो ड्रैगन भी गिरता है। ड्रैगन गाइस काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर हमें गाइस पता चलता है कि डेमन गॉड एम्परर फेंग शू प्रीस्ट टेंपल के इस जंगल में इतना ज्यादा सुनसान बैटल लड़ा है ना कि यहाँ पर किसी को भी आइडिया ही नहीं है। यहाँ तक कि सेकंड डेमन गॉड एम्परर, थर्ड डेमन गॉड, इन सभी को ऐसा लगता है कि जो डेमन गॉड एम्परर फेंग शू है वो एकांतवास में कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेमन गॉड एम्परर फेंग शू इस ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा है। आपको याद होगा अब बाउ के साथ मिलकर आया था डेमन गॉड एम्परर, तो उसने बोला था कि जाओ सभी को इन्फॉर्म कर दो कि मैं एकांतवास में जा रहा हूँ और इस एकांतवास में मुझे मेरी कल्टीवेशन को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कोई ना करे। और उसने बाउ को लॉन्ग घाचन वाला मामला और पूरे डेमन गॉड एम्परर पैलेस का जिम्मेदारी सौंप दिया होता है कि भाई जो संभालना है संभालो। और इसी के साथ हमें उस फाइट को दिखाया जाता है जो डेमन गॉड एम्परर उस एल्फ ड्रैगन के साथ लड़ा होता है। वो एल्फ ड्रैगन जो जमीन पर गिरा होता है वो फिर से अपने पंखों को लहराता हुआ आसमान में उड़ता है और डेमन गॉड एम्परर की तरफ देख कर कहता है कि डेमन गॉड एम्परर, मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, बट मैं भी कोई आसान शिकार नहीं हूँ। मेरी भी स्पिरिचुअल एनर्जी 9,80,000 के पास है, यानी मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी खासी टक्कर दूंगा। यहाँ पर तुम मुझे मार नहीं सकते और मैं जितना अंदाजा लगा सकता हूँ तुम यहाँ पर चुपके से आए हो। यहाँ पर तुम नहीं चाहते कि किसी को भी तुम्हारे इस एक्शन के बारे में आइडिया लगे। अगर तुम यहाँ पर अपने डीमन गॉड पिलर के साथ आए हुए होते तो यहाँ पर सबको आइडिया लग जाता कि भाई डेमन गॉड एम्परर आए। पिलर उसका जानते कितना ज्यादा भयानक आसमान में पार्ट छोड़ता है और ये इलाका प्रीस्ट टेंपल के पास था, तो मतलब इंसानों को भी आइडिया लग जाता कि भाई हाँ यहाँ पर समझे डेमन गॉड एम्परर एकदम सीक्रेटली आया है। तो वहां पर जो वो ड्रैगन होता है वह कहता है कि अगर तुम्हें ड्रीम श्राइन के अंदर एंटर करना है तो तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मार सकते हो। मैं अभी तुम्हें काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दूंगा। और इसी के साथ वो ड्रैगन अपनी भयानक पावर को अनलिस्ट करता है। वहां पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है, अच्छा ये बात है, मुझे तुम्हारी लाश के ऊपर से ड्रीम साइन के अंदर एंटर करने का मौका मिलेगा, तो ठीक है चलो यही करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डेमन गॉड पिलर के साथ नहीं आया हूँ तो मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। साथ ही साथ तुमने ये बात तो सही लगा कि मैं डेमन गॉड पिलर के साथ इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं नहीं चाहता यहाँ पर किसी को भी आइडिया लगे, दुष्ट इंसानों को भी या किसी को भी आइडिया लगे। तो चलो, और इसी के साथ डेमन गॉड एम्परर अपना हाथ ऐसे उठाता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक पावर्स है, एकदम खतरनाक सा ऐसे इकट्ठा होता है और उसके हाथ में इतनी ज्यादा पावरफुल बीम इकट्ठा होती है ना कि इस बात की जो बीम होती है वो सीधे उस ड्रैगन की छाती को चीर कर रख देती। मतलब ड्रैगन के अंदर ऐसे पूरा छेद हो जाता है और वो ड्रैगन अपनी बॉडी के अंदर उस छेद को देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है। वो जो डेमन गॉड एम्परर का ये पावरफुल अटैक होता है, इसकी वजह से जो ड्रैगन होता है धड़ाम से जाकर गिरता है। वो जो ड्रैगन होता है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने इस छेद को भरने की कोशिश करता है जो उसकी बॉडी में हुआ था, लेकिन वो छेद एकदम बढ़ता ही जा रहा होता है। वो जो ड्रैगन होता है वो डेमन गॉड एम्परर की तरफ शौक में देखकर कहता है ये कैसे हो सकता है। और हमें डेमन गॉड एम्परर को दिखाया जाता है उसने भी जब ये अटैक इस्तेमाल किया था तो वो भी आकर जमीन पर गिरता है और वो खांसने उसने लगता है, उसके मुंह से भी खून आ जाता है। वहां पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है उस ड्रैगन की तरफ देखकर कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मेरी पावर्स कितनी है? चलो, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर 9,80,000 के आसपास है और मेरी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही 10 लाख से भी आगे जा चुकी है, यानी मैं पहले से ही गॉड लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल कर चुका हूँ। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी ही गॉड लेवल तक आपको नहीं पहुँचाती, उसके लिए चाहिए होता है आपको गॉड बॉडी। और गॉड बॉडी के अंदर मतलब तभी ना वो गॉड लेवल के ऊपर भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट कर पाएगा। अगर मुझे यहाँ पर ये अचीव नहीं होता है तो मुझे ये जो कष्ट हो रहा है देख रहे हो, मैं भी जब अपनी 10 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी से ज़्यादा पावर्स का यूज़ करता हूँ तो मुझे इस रियलम द्वारा कष्ट प्रोवाइड किया जाता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और इसी दर्द के छुटकारे के लिए मुझे चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से मैं गॉड बन पाऊँ। यानी गाइस सीधे कहने का ये मतलब है कि जो डेमन गॉड एम्परर है वो उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही गॉड रियलम में एंटर कर चुकी है, बट उसकी जो बॉडी है ना वो गॉड लेवल तक नहीं। ये इस रियलम का ये नियम है
कि अगर आपको गॉड बनना है तो आपको किसी गॉड की विरासत चाहिए होगी और ऐसी टाइप की चीजें। लेकिन यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाया है। तो डेमन गॉड एम्परर की पावर्स तो पहले ही गॉड रियलम में एंटर कर चुकी है, लेकिन जब वो उस पावर्स का यूज करता है तो उसे काफी ज्यादा कष्ट महसूस होता है। देखा भी ने उसने ड्रैगन को किल किया तो उसे काफी ज्यादा खून उनकी उल्टी आ गई। यही पेन डेमन गॉड एम्परर को हो रहा है। इसी पेन का वह कुछ उपाय ढूंढा है और इसी उपाय को ड्रीम शाइन में ढूंढने के लिए आया है। यहाँ पर ये जो ड्रैगन होता है वो भी डेमन गॉड एम्परर की बात सुनकर काफी ज्यादा हिल जाता है। वह मतलब उसकी एकदम छेद हो चुका था, वो छेद बढ़ता बढ़ता जाता है और वो ड्रैगन वहीं पर खत्म हो जाता है। और ड्रैगन के लास्ट वर्ड ये होते हैं कि गॉड ऑफ नेचर, मैं आपके ड्रीम शाइन को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रहा, मुझे माफ कर दीजिएगा। और इसी के साथ वो ड्रैगन भी वहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हायू के इवोल्यूशन को सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब टोटल 10 दिन हो चुके होते हैं और हायू की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक भयानक आभाएं निकल रही होती है। यानी हायू अब एकदम फाइनल पड़ाव पर होता है। उससे पहले में सायर की तरफ दिखाया जाता है। सायर भी आप देख रहे थे टावर ऑफ इटर्निटी से वो सारी पावर्स को एब्जॉर्व कर रही थी। तो यहाँ पर सायर की पावर भी खतरनाक तरीके से बढ़ी होती है। अब सायर की कल्टिवेशन है 4.5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी लेवल 9 स्टेज 4 के भी पार जा चुकी है। कैसे एकदम करेक्ट बताऊं तो 4,80,000 यही है सायर की स्पिरिचुअल एनर्जी। यहाँ पर सायर भी अपनी आंखें खोलती है। लॉन्ग हाउचन भी उसके पास आता है, टीममेट्स भी उसके पास आते हैं, सायर को बधाई देते हैं क्योंकि गाइस अब सायर इस ग्रुप की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बन चुकी थी। हाँ, यहाँ पर लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 4 लाख थी और सायर की 4,80,000 और लॉन्ग हाउचन के पास शील्ड एंड थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। तो क्या हुआ, सायर के पास उसका वो खतरनाक सा कटाना है, साथ ही साथ टावर ऑफ इटर्निटी है। भाई अब चाहे तो लॉन्ग हाउचन से भी एकदम टक्कर से टक्कर लॉन्ग हाउचन को हरा भी सकती है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी बधाई देता है। तो वहाँ पर सायर पूछती है, अच्छा लॉन्ग हाउचन हायू का क्या सीन चल रहा है? तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन बताता है कि सायर यहाँ पर जो हायू है एकदम फाइनल पड़ाव पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ वो लोग जाकर फिर से हायू को देखते हैं और कुछ टाइम बाद अचानक से हायू का जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट मार्क होता है वो चमकने लगता है और लॉन्ग हाउचन भी उड़ता हुआ सीधे हायू के पास चला जाता है। लॉन्ग हाउचन की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक है, वो बैगनी कलर की आवाज फूटने लगती है और ये सब लॉन्ग हाउचन की बॉडी अपने आप कर रही होती है। लॉन्ग हाउचन भी महसूस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ने लगी है और हमें दिखाया जाता है गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लॉन्ग हाउचन की पावर बढ़ती है। और हायू का जब ये फाइनल इवोल्यूशन होता है तो वहाँ पर कई सारे ऐसे डायमेंशन ओपन हो जाते हैं और उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे अजीब से ना यूनिकॉर्न नियर घोड़े आते हैं। यूनिकॉर्न नहीं होते हैं, ये ब्लैक होते हैं और उनके अंदर काफी ज्यादा भयानक डिस्ट्रक्शन की पावर भरी होती है। और ये हायू के आसपास ऐसे गोल गोल लॉन्ग हाउचन हाई पे गोल गोल घूमते हैं। फिर वो लोग सायर के आसपास भी घूमते हैं क्योंकि सायर के पास भी गॉड ऑफ डेथ की पावर होती है। वो नहीं, सायर के पास प्यूरिफिकेशन की भी पावर है, इसलिए वो लोग भी सायर का चक्कर लगाते हैं। और ये सारे घोड़े वो जो अंडा नियर होता है हायू का उसके अंदर चल जाते हैं और काफी ज्यादा हायू का वहाँ पर कूल से ना अब 7वां और 8वां सर का एकदम खतरनाक सा एंट्री होता है। भाई ये पूरी दुनिया कांपने लगती है, खतरनाक सी एकदम भयानक आवाज़ें बढ़ती हैं। मतलब हायू का जब 7वां और 8वां सिर निकलते हैं तो क्या ही सीन होता है। और इसी के साथ हायू का 7वां और 8वां सिर बाहर निकलता है। हायू वहां पर काफी ज्यादा कूल से मतलब इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। आपने हायू को देखा होगा 6वें सिर तक वो जितना बड़ा था ना उसे 100 मीटर ज्यादा बड़ा हो जाता है और भयानक आवाज फूट पड़ती है। और हायू की पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ती है और क्या ही प्रेशर होता है। हायू की स्पिरिचुअल पावर 7 लाख हो जाती है, मतलब 7 लाख से भी ज़्यादा है। यहाँ पर नहीं, अभी जो बोर्न ड्रैगन किंग आया था वो ऐसा हायू की पावर्स को देख कर लग रहा था कि भाई अब हायू के सामने वो सारे आ जाना तो एक झटके में उनकी बॉडी के चिथड़े उड़ा सकता है। और इसी के साथ हायू काफ़ी ज़्यादा बड़ा धाड़ मारता है, लॉन्ग हाउचन की तरफ देखता है। लॉन्ग हाउचन की भी पावर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज होने लगती है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल पावर 5,90,000 हो जाती है। यानी उसकी हार्ट ऑफ इटर्निटी भी खतरनाक से जब अपनी पावर को अनलिस्ट करेगा नहीं तो 1 लाख एक्स्ट्रा लॉन्ग हाउचन को मिल जाता है। तो समझिए 6,90,000 स्पिरिचुअल पावर हो चुकी है। और हायू की पावर ऐसा लग रहा था ना कि भाई 7 लाख तक नहीं रुकेगी, वह धीरे धीरे बढ़ भी रही होती है। इस बात को कोई नोटिस नहीं करता है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स भी हायू की पावर को देखकर एकदम हिल जाते हैं कि भाई एक बीस्ट है जिसकी स्पिरिचुअल पावर 7 लाख के पार है। आप समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा भयानक बात है। जो इंसानियत का इस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है मास्टर यांग हायू।
उनकी भी स्पिरिचुअल पावर 5,80,000 के आसपास है और यहाँ पर हायू की केवल 7 लाख पार हो चुकी है। लॉन्ग हाउचन की लमसम 7 लाख आप बोल सकते हैं, उसकी हॉट ऑफ इटर्निटी 1 लाख एक्स्ट्रा उसको पावर प्रोवाइड कर देती है। और शायर की तो वैसे ही मास्टर यांग हायू से लमसम है, मतलब शायर की क्या ही बात किया जाए, उसको अपना कटाना उठाना उठाकर मारेगी तो मतलब आप यहाँ पर सीधे बोल सकते हैं लॉन्ग हाउचन है ह्यूमैनिटी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बन चुका है। अब यहाँ पर लॉन्ग हाउचन को भी ऐसा एहसास होता है कि वह अब डेमन गॉड एम्परर के साथ फाइट कर सकता है। हाँ गाइस, अब यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर की फाइट से जल्दी होगी, मतलब 5-6 एपिसोड के बाद एकदम धड़ा धड़ा एकदम फाइट होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।